जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम साई क्लासेज में। तो आइए आज हम लोग वास्तविक संख्या के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 आपके लिए पढ़ा रखे हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से सिंपली क्लिक करके आप पहले पार्ट 1 को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दिया गया है और उस प्लेलिस्ट के सहारे से बिल्कुल आसानी से हमारे वीडियो को आप प्राप्त कर पाएंगे। नया बैच के तौर पे हमने क्लासेस को शुरू किया है, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वास्तविक संख्याएं, बिल्कुल ट्यूशन की तरह, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेज की तरह आपसे जुड़ करके आपकी समस्याओं को दूर करने का हमने प्रयत्न किया। देखता हूं कि आप कितने बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो जहां तक हमने पार्ट 1 में पढ़ाया है, आज हम लोग इस पार्ट में उसी को आगे लेकर के चलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी पीछे वाली क्लासेज में पढ़ाई, उन चीज़ों को आप रिवीजन जरूर में रखें, रिवीजन जरूर करते रहें। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अक्सर वो विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। पढ़ते तो सब लोग एक ही साथ हैं, लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा याद रखते हैं और कुछ बच्चे को याद ही नहीं रहता है। कारण रिवीजन। अगर आप रिवीजन रखेंगे, चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपका बेहद आसान हो जाएगा पढ़ना। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लासेस को। बेहद आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जहाँ तक कल हम लोग पहुँचे थे, जिसमें हम आपको बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को किस तरीके से पहचाना जाता है। क्लियर? आज हम कुछ नोट के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे, बातों को लेकर के चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, स्टार में एक बात याद रखेंगे कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योगफल एवं अंतरफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अगर कोई परिमेय संख्या हो और कोई अपरिमेय संख्या हो, यदि इन दोनों का योग किया जाए या फिर अंतर किया जाए तो हर स्थिति में अपरिमेय ही प्राप्त होते हैं। इसलिए कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे अगर 3 परिमेय है और √5 अपरिमेय है तो इन दोनों का योग अपरिमेय हो जाएगा। यदि 2 माइनस में √2 है तो परिमेय अपरिमेय को जोड़िए चाहे घटाइए, यह अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। अगर मैं अगला स्टार की बात करूं तो बोल सकते हैं यहां पर कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। मतलब परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। याद रखिएगा, शून्य को छोड़कर, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए एग्जांपल समझते हैं।
यदि 5 कोई परिमेय संख्या और √2 कोई अपरिमेय संख्या है, इसको यदि आप गुना करिएगा तो 5√2 हो जाएगा, जो कि अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। आगे आप जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है ना, या कोई सा ऑब्जेक्टिव वाला 2 नंबर या कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको यह कॉन्सेप्ट काम आएगा बाद में। दूसरा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 6 इंटू √5, 6√5 ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। लेकिन अपवाद याद रखिएगा, 0 भी परिमेय संख्या है और √3 भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 0, जो कि क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या। इसलिए इसको अपवाद कहा गया है। इसलिए 0 को छोड़ करके मैंने बोला हूं कि 0 को छोड़ करके, इसलिए ऑब्जेक्टिव में जब पढ़िएगा तो अशून्य बोलेगा। अशून्य परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, मतलब 0 को छोड़ करके। मैं अगला स्टार की बात करूंगा तो आप लिख सकते हैं कि 2 अपरिमेय, हालांकि बहुत लिखाना है बट जो इंपॉर्टेंट उसको पढ़िए। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय संख्या होता है। अब बोलिएगा ये कैसे हो सकता है सर? तो 2 अपरिमेय संख्या होना चाहिए, इनका गुणनफल जो है कभी परिमेय भी हो जाता है और कभी अपरिमेय भी हो जाता है। आइए देखते हैं। जैसे √2 कैसी संख्या है तो आप बोलिएगा अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है तो आप बोलिएगा अपरिमेय संख्या है। गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या बन गया? इसका रिजल्ट बन गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए तो √5 कैसी संख्या है तो आप बोलिएगा कि ये तो अपरिमेय संख्या है। और मैं फिर कहूंगा कि फिर √5 कैसी संख्या है तो आप कहिएगा अपरिमेय संख्या है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं को गुना कीजिएगा तो √25 आएगा और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। तो 5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इन तीनों नोट को आप याद रखेंगे, ये तीनों स्टार को आप याद रखेंगे कि मैंने क्या बोला है। पहला बात आपको बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल एवं अंतरफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, लेकिन 0 को छोड़कर। लेकिन 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी अपरिमेय तो कभी परिमेय भी होता है। क्लियर है? चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, हालांकि नोट कर भी सकते हैं, वीडियो को रोक करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। इस तरीके से आप क्लास को अच्छे ढंग से रिवीजन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, हमारा चैप्टर का जो नाम है वह चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो अभी हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, है ना। हमने पहला नंबर में अंक पढ़ा, दूसरा नंबर में प्राकृत संख्या पढ़ा, फिर पूर्ण संख्या पढ़े, पूर्णांक पढ़े, परिमेय पढ़े, अपरिमेय पढ़े, और अब हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे 7 नंबर में। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय के मिलने से जो प्राप्त संख्याएं होती है
वह सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह हर संख्या वास्तविक है, जो बटा में है, रूट में है, रूट में नहीं है, माइनस में है, प्लस में है, जीरो है, दुनिया का हर एक संख्या कह सकते हैं इस रूप में हो तो वास्तविक है। लेकिन कब वास्तविक नहीं होगा इसे भी समझना है। आइए समझते हैं। पहले तो हम बोलेंगे कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो बोलेंगे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के मिलने से प्राप्त संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, प्राप्त संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। अब जैसे आर बोल दिया हमने, तो आर से जो सूचित किया जाएगा, आइए कैसे समझते हैं कि वह वास्तविक संख्या है। देखिए ये जीरो परिमेय है, इसका मतलब वास्तविक है। बोलेंगे 1, ये भी वास्तविक है। 1/2 ये भी वास्तविक है। रूट में 5 ये भी वास्तविक है। रूट में 4 ये भी वास्तविक है। रूट 4/√7, रूट 4/7 ये भी वास्तविक है। रूट 3 ये भी वास्तविक है। मतलब रूट में हो तो भी, जिसका वर्गमूल निकलता हो वो भी, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो वो भी, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह होना चाहिए। इधर बोल देंगे 3/2 माइनस में, ये भी वास्तविक है। माइनस में रूट 4 बोल देंगे, ये भी वास्तविक है। रूट 3 बोल देंगे माइनस में, वो भी वास्तविक है। इस तरीके से इधर भी अनंत हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप जो देख रहे हैं ना, ये सब के सब वास्तविक हैं। ये सब के सब क्या हैं? वास्तविक हैं। तो हम जान पाए कि किसे कहेंगे वास्तविक, तो उसे कहेंगे जो परिमेय और अपरिमेय का एक समूह बनाएगा, उसे हम वास्तविक कहेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसे भी आप याद रख पाएंगे। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है हम लोगों को, जिसमें हम लोग 8 नंबर में पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं किसको कहते हैं? तो बोलेंगे वैसी संख्या, वैसी ऋणात्मक संख्या जो करनी के अंदर होती है उसे काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब बोलेंगे वैसी संख्या, वैसी ऋणात्मक संख्या जो करनी के अंदर, वैसी ऋणात्मक संख्या जो करनी के अंदर होती है कौमा उसे काल्पनिक संख्याएं या काल्पनिक संख्या कहते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं एक लाइन छोड़ करके, इसे अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। इसे अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है। क्लियर? फिर से एक बार समझिए। इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। रियल का मतलब वास्तविक और काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी। ठीक है? तो हम पूछेंगे कि वैसी ऋणात्मक संख्या जो करनी के अंदर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग
काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसे अवास्तविक संख्या भी कहा जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। इधर हम वास्तविक को मिटा देते हैं क्योंकि वास्तविक तो हमने अभी पढ़ लिया है। देखिएगा, देखिए एग्जाम्पल आई, अगर मैं लिखूं माइनस में, आप नोट करके लिख सकते हैं कि आई का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट माइनस वन होता है। अंडर रूट माइनस वन होता है, आई का वैल्यू जो होता है अंडर रूट माइनस वन होता है। एग्जाम्पल समझिएगा, अगर मैं यहां पे लिख दिया रूट माइनस में 4, तो यह काल्पनिक संख्या है। ध्यान दीजिएगा, बाहर माइनस रहेगा तो वास्तविक, लेकिन अंदर माइनस रहेगा तो काल्पनिक। यानी इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट माइनस वन लिख सकते हैं, क्योंकि अंदर का अंदर गुना होता है। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, इसका वैल्यू आई होता है, इसलिए इसका जो वैल्यू बनेगा वो 2i बनेगा। क्लियर। दूसरा एग्जांपल को समझना चाहेंगे तो अंडर रूट माइनस में 3, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस वन। तो 3 को 3 लिख देंगे और अंडर रूट माइनस वन को आई लिख देंगे। अंडर रूट 3 इंटू आई, तो यहां पे हो जाएगा रूट 3 आई। ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। 10वां में जब हम एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे बहुत सारे, तो इसमें आई का जिक्र नहीं होगा, लेकिन अवास्तविक संख्याओं का जिक्र होगा। तो यहाँ अवास्तविक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इस अवास्तविक संख्या को हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या को क्लास 10th में पढ़ते हैं, लेकिन काल्पनिक संख्या को हम लोग 11th में पढ़ेंगे। क्लियर ना, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। क्लियर। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 8 के बाद 9 नंबर में। ये डिफिनेशन बहुत काम आएगा आगे, इसलिए डिफिनेशन पे विशेष बल दीजिए, ऐसा मिलता नहीं है पढ़ने के लिए कहीं। क्लियर ना। चलिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होता है अभाज्य संख्याएं? देखिए, परिभाषा बहुत है, बहुत अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। क्लियर। यहां पे समझने की चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बहुत बार परीक्षा में पूछता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में नहीं आए। क्लियर। तो अभाज्य संख्या के बारे में पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, एक तो अभाज्य संख्या होता नहीं है। इसका एक और परिभाषा है कि एक से बड़ी वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, अर्थात 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक से अधिक वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दोनों एग्जाम्पल सही है, बट जो हम लोग लिखते आ रहे हैं उसी को हम लोग लिखेंगे। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, कौमा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे
अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या जो है ना, इसे ऋण संख्या भी कहा जाता है। मतलब इसे ऋण संख्या भी कहा जाता है, या कहते हैं इसे ऋण संख्या भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऋण संख्या भी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में सबसे पहले 2 आता है। आप यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि एक को छोड़कर, मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। जितना ज्यादा एग्जाम्पल लिखिएगा उतना काम आएगा। कम से कम एक बच्चा को ना 100 तक अभाज्य गुणनखंड आना ही चाहिए। समझ में आया? बहुत काम की चीज है ये। 2 होगा, 3 होगा, 5 होंगे, 7 होंगे, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, इस तरीके से और भी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अब बताइए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। परीक्षा में पूछ देगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो 3 दूना 6 होगा। ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है इस पे ध्यान नहीं देना है अभी आपको। थ्योरी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव सारे बन जाएंगे। इसलिए यहां पर हम नोट भी लिख सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 होती है, एकदम पूछा हुआ परीक्षा में। तो याद कर लीजिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर सम नहीं कहेगा, सिर्फ कहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो भी 2 ही बोलेंगे आंसर। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। वीडियो को रोक करके इसे आप आराम से लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, समय बचेगा हमारा। चलिए 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्याएं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। यौगिक संख्या क्या है? तो बोलेंगे वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या को भाज्य संख्या भी कहा जाता है। तो आइए इसके भी समझते हैं। तो बोलेंगे वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या कहते हैं। इसे भाज्य संख्या भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यौगिक संख्या को भाज्य संख्या भी कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल आएगा, देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 है जो 1 से कट जाता है, 4 से कट जाता है और 2 से भी कट जाता है। इसलिए एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी कट जाता है। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 होगा। 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21, 22। इन सारी संख्याएं कैसी संख्या है? भाज्य संख्याएं। तो आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर हमसे पूछेगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। पता है एग्जाम में किस तरीके से पूछ देता है क्वेश्चन? आपसे पूछेगा
कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो उसका 2 होता था, इसका 4 होता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF क्या होगा। तो 4 और 2 का HCF 2 होता है। तो इस तरीके से घुमा घुमा के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। क्लियर है ना। तो इसे भी आप बढ़िया से नोट कर लीजिए ताकि ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। नोट करिए पहले। चलिए, आप नोट कर लिए होंगे। लिखते समय ना आप याद भी कर सकते हैं, उसी समय आपको क्लासरूम में याद हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि पढ़ने में आपको कैसा लग रहा है ना। और भी अपने जितने भी साथी हैं प्लीज़ उनके पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मौका मिले, पढ़ सकें। बिल्कुल मुफ्त फ्री शिक्षा, लोग फ्री का वैल्यू नहीं देते हैं, है ना। बहुत ऐसी चीज़ें हैं बाबू जो फ्री में है, जिसके लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन उसके बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए कोई पैसा तो हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन वही हॉस्पिटल में जब ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है तो मीटर की तरह पैसा काम करता है। जितना देर रहिएगा उतना पैसा बढ़ते जाएगा। इसलिए कभी कभी फ्री का भी कद्र कर लिया करिए कि अगर कुछ चीज़ फ्री में मिल रहा है ना तो उसका भी क्या करना है, कद्र करना है ना। क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो भी चीज़ें किसी के लिए अगर आसानी से हो जाए तो उसके लिए वो कोई वैल्यू का चीज़ नहीं रहता है। और जिसे प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी लग जाता है तो लोग कहते हैं बहुत किस्मत से मिला है, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत ऐसा रीज़न मिलता है। चीज़ों को समझना बहुत क्या है, ज़रूरी है। अभी जिस प्रकार का आपका एज है उस एज में आप सोचेंगे कि बहुत कुछ आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, है ना। याद करिए, बिना संघर्ष के कुछ भी आप नहीं हासिल कर सकते हैं। अगर बिना कुछ किए सब कुछ पा लिया जाता तो आज बहुत सारे लोग यूं ही रोड पर नहीं भटकते। समझ रहे हैं बात को। जिंदगी में कष्ट है, कुछ लोग कष्ट अपना छिपा लेता है और कुछ लोग दिखाता है ना, या दिखता भी है। चलिए 11 नंबर देखिएगा। पहले इसे हम साफ कर लेते हैं। आप लिखिए, जब तक लिखिएगा 11 नंबर में सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स देखिए, सह संख्या क्या है। कहता है जब दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF, 1 होता है, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं कि जब दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF। जब दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है कौमा उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और छोटा मोटा HCF तो आपको आता ही होगा, 3, 5, 4 में पढ़े हैं हम लोग। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फिर आपको ट्रिक बताएंगे। जैसे मैंने लिया 15 एवं 27, एक संख्या लिया मैं 15 और 27, देखता हूं कि क्या यह सह अभाज्य संख्या है। तो पहले तो हम 15 से HCF निकालेंगे। तो एक बार में 15 आएगा तो 2 मिलेगा,
तो यहाँ पे 12 मिल जाएंगे। फिर जो बचता है ना शेष, उसी से भाग लगाते हैं, तो फिर एक बार में कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो फिर 3 मिल जाएंगे। फिर 3 जो बचता है उसी से हम भाग लगाएंगे, तो 3 चौके 12। जो लास्ट में संख्या काट देती है, जो लास्ट में संख्या काट देती है, वही हमारा HCF होता है। तो बताइए HCF कितना आया, 3। तो अतः हम कह सकते हैं कि 15 एवं 27 सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं का HCF क्या आ गया, 3 आ गया। देखिए दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल को देखेंगे हम लोग। यहां पर से पढ़ते हैं हम लोग 17 एवं 25। तो 17 से हम लोग 25 में करेंगे डिवाइड, तो 17 एकम 17, फिर यहां पर आएगा 17 में जाएगा ये, तो हो जाएगा 8। ठीक है, फिर आपके पास जो 8 बचा है, उस 8 बचे हुए से ही हमको डिवाइड लगाना है 17 में। तो 8 दूना 16, तो 1 बच जाएगा, और जो बचेगा उसी से डिवाइड 8 बार में लगाएंगे। तो HCF कितना आ गया इसका, इसका HCF आ गया 1। जब दो संख्याओं का HCF 1 हो जाए, तभी उन दोनों को हम कहेंगे कि वह सह अभाज्य है। इनका देखिए तो HCF कितना आया, 3, तो इसलिए यह सह अभाज्य नहीं है। तो लिखेंगे अतः 17 एवं 25 सह अभाज्य संख्या है। क्लियर? आप इतने एग्जाम्पल से बढ़िया से समझ गए होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या सभी को बारी बारी से इस तरीके से डिवाइड करने की जरूरत है? बोलेंगे नहीं। तो क्यों? तो आइए मैं आपको कुछ समझाता हूं, कुछ टिप्स देता हूं जो सभी क्वेश्चन पे लागू होंगे। इसे आप नोट कर लीजिए, आपको काम आएगा। सह अभाज्य संख्या बिल्कुल आसान है। जब दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF 1 होता है, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको 2 एग्जाम्पल बताया कि कब नहीं होगा और कब होगा। चलिए इसका और भी एग्जाम्पल बताते हैं, नोट करके लिखाता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए आपसे कोई पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन सह अभाज्य संख्या है? ठीक है, चाहे ऑप्शन दे देगा 17, 20, 8, 16, 27, 30, 18, 32, इस तरीके से। और भी बहुत सारा मैं दे देता हूं। फिर ये मतलब क्वेश्चन यही है, मतलब ऑप्शन और भी चेंज कर सकते हैं, बट ये नहीं, इतना ही काफी है। वैसी संख्या चॉइस करना है बड़ा से बड़ा जो दोनों को काट दे, वही हमारा HCF होता है। माइंड में सेट कर लीजिए कि जो दोनों को काट दे वही हमारा HCF होगा। तो परीक्षा में ये आएगा तो बार बार क्या भाग लगा के चेक करेंगे? अब बार बार भाग लगा के चेक करेंगे तो सोचिए कितना समय लग जाएगा। जो 5 सेकंड में बनने वाला है उसके लिए कितना समय आप दे रहे हैं। इन दोनों को काटने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या खोजिए, इन दोनों को काटने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या खोजिए। हमको लगता है 2 है, 2 से दोनों कट जाता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। दोनों को काटने के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या खोजिए। हमको लगता है कि 3 से कट जाएगा, 3 से 27 और 3 से 30 कट जाता है। दोनों को काटने वाली संख्या खोजिए, 8 है, दोनों को काट देती है। और दोनों को काटने वाली संख्या खोजिए, नहीं कुछ तो 1 है। इसका मतलब कि इन दोनों का HCF 2 है, इन दोनों का HCF 3 है, और इन दोनों का HCF 8 है, और इन दोनों का HCF 1 है। और जिसका HCF 1 होगा वही हमारा HCF होगा। क्लियर? इसमें 2-4 नोट पढ़ने हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में हिट करता है, डायरेक्ट परीक्षा में पूछता है। तो आइए उसे हम लिखते हैं।
जैसे पहला स्टार याद रखिएगा, दो लगातार सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होता है। दो लगातार सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होता है, एकदम याद कर लीजिए। कई एग्जाम्पल सर, देखिए एग्जाम्पल जैसे 18-20 का HCF हमेशा क्या होगा, 2 होगा। दोनों में देख लीजिए लगातार है ना, दोनों लगातार है, सम संख्या भी है, और दोनों को काटने वाला संख्या कौन मिलेगा, 2, HCF हो गया। बनाना नहीं है, अब कॉमन देखना है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, 8-10 लगातार है का HCF कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो पहला याद हो गया, आज मतलब याद कर जाना है, क्लियर। दूसरा, कोई तुमसे बोले दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। अब कहिएगा संख्याओं, देखिए यही दिक्कत होता है, जब सम कहे तब 2 बोलेंगे, लेकिन जब सम कुछ ना बोले, सिर्फ लगातार संख्या बोले, तो एग्जाम्पल को समझिए। लगातार का मतलब हो गया 5 और 6 लगातार है कि नहीं है। लगातार का मतलब हो गया 17-18। तो जब कोई संख्या लगातार हो, तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला स्टार में लिख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूं, ये तो लिख ही लिए होंगे आप। चलिए अगला स्टार में देखिएगा कि दो लगातार नहीं बोलेंगे, दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल ये है कि यदि 17 और 5 दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है, 17 और 5 दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका जो HCF होगा बिल्कुल 1 होगा। अगला मैं बोलूंगा 3 और 7 दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है, लगातार नहीं है, इसमें लगातार से मतलब नहीं है, दोनों होना चाहिए। अभाज्य संख्या का जो HCF होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो हमने अभाज्य संख्या के साथ साथ हमने कुछ वह बात भी देखा जो अति महत्वपूर्ण है। तो ये सब जो है ना क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लोग को लगता है कि ऑब्जेक्टिव में सवाल आते कहाँ से हैं, ध्यानपूर्वक नहीं पढ़िएगा तो यही होगा। तो इसे आप एक बार नोट रखिए, याद करिए, और एक चैप्टर पहले बढ़िया से हमसे पढ़ लीजिए, फिर फील करिएगा कि हाँ क्या आप में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, क्लियर। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक को देखते हैं। देखिए 12 नंबर में है सम संख्याएं इवन नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो लगता है कि कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है कि आपसे नहीं पूछेगा सवाल। तो किसको कहते हैं सम संख्या, तो हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, कॉमा, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे सम संख्या कहते हैं। ये बच्चों वाला है जो बहुत पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। 4, 8, 16, 24, 36, ये सारी संख्याएं 2 से कट जाती है। ये सब बचपन में पढ़े थे, नहीं आता एग्जाम में, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती है। अभी जो पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है। या वैसी संख्या
जिसे 2m के रूप में लिखा जाता है जहां m एक प्राकृत संख्या हो, कॉमा उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो आप इसको याद करिएगा, याद रखिएगा इसको कि सम संख्या किसको कहते हैं। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे कि जो 2 से कट जाता है उसको सम संख्या कहते हैं, ऐसा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जानेंगे कि जिसको 2m के रूप में लिखा जाएगा वो सभी के सभी सम संख्या होंगे, सब के सब क्या होंगे? सम संख्या होंगे। तो m का मतलब क्या होता है? तो m का मतलब प्राकृत संख्या। अब जल्दी बताइए कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग प्राकृत संख्या को पढ़े थे, क्या पढ़े थे? याद करिए। तो प्राकृत संख्या में हमने पढ़ा था कि गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। तो आइए अभी एग्जाम्पल देखिएगा, समझिएगा। एग्जाम्पल जैसे सम संख्या जो है 2m के रूप में है, जहां m प्राकृत संख्या है। तो m बराबर 1, 2, 3, 4, ऐसा होगा। आइए डाल के देखते हैं 2m, ठीक है। यदि m बराबर 1 लेते हैं हम लोग तो 2m बराबर 2 गुना 1 बराबर 2। यदि m बराबर हम 2 लेते हैं तो 2m बराबर 2 गुना m के जगह पर 2, तो 2 दूना 4। m बराबर यदि हम 3 लेते हैं तो 2m बराबर 2 गुना 3 होगा तो 6 हो जाएगा। यदि m बराबर यदि हम 4 लेते हैं तो 2m बराबर 2 इंटू 4 बराबर 8 हो जाएगा। तो ये सारी संख्याएं क्या है? ये सब के सब सम संख्या है, ये सब के सब क्या है? सम संख्या है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट था कि 2m के रूप में जो होगा वो सब के सब सम संख्या होंगे। लेकिन आपको आज मैं एक और भी बात बताता हूं, ठीक है। नोट में याद रखिएगा, जो सम संख्या का जो रूप होता है ना, सम संख्या का जो रूप होता है, ध्यान दीजिए, वो 4m भी होता है, मतलब 2m नहीं, 4m भी हो सकता है, 6m भी हो सकता है, 6m भी हो सकता है, 8m भी हो सकता है। अब तुम समझ गए भाई कि 6m होता है, 8m होता है, 10m होता है, 12m होता है, ठीक है। तो सम संख्या में यदि सम संख्या जोड़ दिया जाए तो सम ही न रहेगा। तो इसलिए यहां पर कभी कभी 6m प्लस 2 भी लिखा जाएगा, 2m प्लस 4 भी लिखा जाएगा, 4m प्लस 8 भी लिखा जाएगा। ये सभी के सभी सम का रूप होता है, लेकिन लड़के रट लेते हैं, सिर्फ यही रट लेते हैं कि सम संख्या 2m के रूप में होता है। तो 2m के जगह पर 4m भी हो सकता है, 6m भी हो सकता है, 6m प्लस 2 भी हो सकता है, 2m प्लस 4 भी हो सकता है, 6m प्लस 8, 4m प्लस 8, कुछ भी हो सकता है। तो आज एक कॉन्सेप्ट आपको मिला कि इस रूप में देखेंगे कभी भी तो हम उसे सम संख्या के श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। क्लियर है? तो ये सम संख्या का कॉन्सेप्ट हुआ। अभी आप सोच रहे थे कि हमको सम संख्या आता है, क्या आता था? 2 से कट जाता सम संख्या, वही है क्या? इसलिए इसको बेहतर तरीके से पढ़िएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं भी विषम संख्या पढ़ा रहा हूं। देखिए 13 नंबर, ये लास्ट है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या है ऑड नंबर। ऑड नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, कौमा उसे विषम संख्या कहते हैं। कितना आराम से हो गया। जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम हो जाएगा। मतलब एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 1, 3, 15, 17,
21, 27, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, ऑड नंबर है। लेकिन ये तो बचपन में ना पढ़े हैं हम लोग, अभी पढ़ेंगे कि वैसी संख्या जो 2m+1 के रूप में होती है, जो 2m+1 के रूप में होती है, जहां m एक पूर्ण संख्या हो, जहां m एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। याद रखिएगा कि विषम संख्या को हम लोग 2m+1 के रूप में देखते हैं, 2m+1 के रूप में देखते हैं, जहां m एक पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। अब यहां डाल के देखते हैं हम, देखिएगा, अगर 0 डालेंगे, 1 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, देख के देखते हैं, 2m+1, 2 गुना m के मान दीजिए 0 और +1, तो 0 गुना 2 तो 0, 0 + 1 तो 1, फिर देंगे 2m+1 बराबर 2 गुना m के मान 1 और +1, तो 2 गुना 1 तो 2, 2 1 3, फिर 2m+1 बराबर 2 गुना m का मान 2 देंगे और प्लस में 1, तो 2 दूना 4, 1 5। मैं फिर से दूंगा 2m+1 बराबर 2 गुना 3 प्लस में 6 प्लस में 1, तो 3 दूना 6, 6 1 7। ये सारी की सारी संख्याएं कैसी संख्या है, तो ये एक विषम संख्या है। और हम इतना ही नहीं, बल्कि विषम संख्या का एक और भी रूप हम लोग जानते हैं, अन्य रूप भी होता है। जरूरी नहीं कि 2m+1 के रूप में हो गया वही विषम है, विषम का और भी रूप है, आइए दिखाते हैं। जैसे 2m+3, ये भी विषम का रूप है। 6m+7, ये भी विषम का रूप है। बोलेंगे 2m+5, ये भी विषम का रूप है। यानी आप हमारी बातों को समझ गए हैं, आप एग्जाम के लिए एकदम परिपक्व हो चुके हैं। मतलब कोई दाग नहीं है कि तुमको कोई कहे ऐसा कि तुम ऐसे सवाल को नहीं बना पाओगे। क्लियर है ना? तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपके पास होने चाहिए। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट हैं तब बहुत अच्छे हैं आप, नहीं तो कुछ भी नहीं। देखिए 2 वीडियो हुआ है हमारा और आज डेफिनेशन खत्म हुआ है। कल की क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है उसको समझेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक हैं, लेकिन आप जहां कहीं से भी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी कहीं से भी यदि वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी चीज़ों को लिखवाए हैं आप उसे कॉपी में सजा के लिखेंगे और दूसरी बात उसे याद करेंगे। हालांकि मैं जो बोलता हूं, जो मेरा लैंग्वेज है, उस तरीके से अभी आपको खुद याद हो गया होगा यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो। क्लियर? अभी शुरू है, थोड़ा धीरे लिख रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं। फिर मैं अपने आप खुद फास्ट कर दूंगा चीज़ों को। क्लियर? तो बहुत अच्छा है कि आप लोग जुड़ करके इतना प्यार देते हैं। बच्चे जुड़ते हैं तो लगता है कि चलो बच्चे के लिए और कुछ बेहतर काम कर सकें। खैर अच्छा है कि आप इस चैनल से जुड़े रहें। हम तो कहते हैं कि बिहार के जितने भी विद्यार्थी होंगे सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कि मैथ में यदि लग रहा है बोर, तो चले आइए राहुल सर की ओर। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर नए वीडियो में पार्ट 3 में। जय हिंद।